दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अकॉर्डिंग भारत के अंदर वर्ष 2019 में कुल 4,49,002 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1,51,113 लोगों की डेथ हुई और 4,51,361 लोगों के चोटें आई। तो क्या इन सभी लोगों को क्लेम मिला? क्या इन सभी लोगों ने एफआईआर रजिस्टर करवाई और क्लेम का केस रजिस्टर करवाया और उसके आधार पर क्या इन्होंने क्लेम की राशि ली? तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई एक्सीडेंट अगर हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्लेम किस तरीके से लिया जाता है, क्लेम का केस किस तरीके से आप फाइल करेंगे, उसके अंदर कितना आपको कंपनसेशन मिलेगा कोर्ट की तरफ से, क्लेम का अमाउंट कैसे तय करती है कोर्ट। तो इन सभी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब भी कोई एक्सीडेंट की अगर घटना घटित हो तो सबसे पहले एक्सीडेंट होते ही हमें एफआईआर रजिस्टर करवानी है। अब मान लीजिए एक्सीडेंट बहुत गंभीर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जब हॉस्पिटल ले जाया जाए, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, तो उसके बाद में आपको जब भी अगर आप बेहोश हैं तो ऐसी कंडीशन में होश आते ही आपको सबसे पहले ऐसी कंडीशन में एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए। एफआईआर अगर आपके चोटें आई हैं तो फिर आपके फैमिली के कोई मेंबर या फिर कोई भी अदर पर्सन एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। इसके अलावा एफआईआर के अंदर आपको स्पष्ट बताना है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है और कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ और उस समय लगभग क्या समय रहा होगा, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। आपको जितनी सही जानकारी हो उतनी जानकारी में आपको एफआईआर रजिस्टर करवानी चाहिए। एफआईआर आपको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ, कुछ लोगों की डेथ भी हुई और डेथ नहीं भी हुई, कुछ इंजरीज हुई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें क्लेम नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि डिले के आधार पर क्लेम मना किया जा सकता है कि एफआईआर बाद में रजिस्टर हुई है, उसके अंदर बहुत से जो फैक्ट हैं वो फैब्रिकेटेड हैं, गलत तथ्य उसके अंदर डाले गए हैं एफआईआर में, तो इस आधार पर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए एफआईआर आपको डिले नहीं करनी है। उसके बाद में जब आपने एफआईआर रजिस्टर करवा दी, उसके बाद में जब चार्जशीट पेश होगी तो चार्जशीट पेश होते ही आपको सबसे पहले उस चार्जशीट की कॉपी लेनी होती है, सर्टिफाइड कॉपी। वो कॉपी लेकर के आप क्लेम का केस अलग से फाइल करते हैं। अब इस बात की जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं है और ना ही उनके एडवोकेट उनको जानकारी देते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में वो घटना होती है उस व्यक्ति को एडवोकेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाई जाएगी। एफआईआर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में हुई है, जब उस व्यक्ति के अगेंस्ट में चार्जशीट पेश होगी तो जो अक्यूज पर्सन है, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसको एक एडवोकेट अपॉइंट करना होगा और जिस व्यक्ति के साथ में वो घटना हुई थी उसको गवर्नमेंट एडवोकेट प्रोवाइड हो जाएगा। इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं होती है कि मुझे क्लेम का केस अलग से फाइल करना होता है या फिर नहीं होता है। इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी चार्जशीट पेश हो उस केस के अंदर आपको उस चार्जशीट की सारी कॉपी लेनी है, पूरी फाइल की आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी होती है। उसके बाद में आप एक क्लेम का केस अलग से फाइल करते हैं एमएससीटी कोर्ट के अंदर। तो क्लेम का केस जब आप फाइल करेंगे तो आप किस किस को उसके अंदर पार्टी बनाएंगे उसके बारे में आप समझ लें। जब भी आप क्लेम का केस फाइल करेंगे तो उसमें सबसे पहले जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर जिस गाड़ी से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो सामने वाले की गाड़ी का जो ओनर है उसको आप पार्टी बनाएंगे। सेकंड, उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा वो घटना करी गई है उसे आप पार्टी बनाएंगे। थर्ड, आप जो इंश्योरेंस कंपनी है, सामने वाली गाड़ी की अगर इंश्योरेंस हो रखी है तो उसकी इंश्योरेंस कंपनी को आप पार्टी बनाएंगे, क्योंकि क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी ही देगी अगर उसमें इंश्योरेंस गाड़ी की हो रखी है तो। लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं हो रखी है तो ऐसे में जो गाड़ी के ओनर है उसके द्वारा वो क्लेम दिया जाएगा। इसलिए आपको इन सभी को पार्टी बनाना है उस क्लेम केस के अंदर। क्लेम का जब आप केस फाइल करेंगे तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें आपको बतानी होती हैं कि एक तो उस व्यक्ति की एज कितनी थी। वैसे तो उसके अंदर काफ़ी पॉइंट हैं, लेकिन आपको मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से कोर्ट क्लेम को डिसाइड करती है कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है या फिर इंजरी हुई है उस व्यक्ति की एज क्या थी। एज के आधार पर होगा।
अगर मान लो उसकी काफ़ी ज़्यादा एज थी तो उसके आधार पर उसका क्लेम कम होगा। अगर उसकी एज ऐसी थी जहाँ पर वो काफ़ी अधिक और अच्छे से बेहतर काम कर सकता था, या फिर अगर मान लो उसका 18, 20, 23, 25 के अगर उसकी एज थी तो ऐसे में वो गवर्नमेंट जॉब लग सकता था, वो ऐसी कोई तैयारी कर रहा था जिसमें फिजिकल की बहुत अधिक आवश्यकता थी, तो फिर वो व्यक्ति अगर अब नहीं लग सकता है, तो इसलिए एज उसमें मैटर करेगा। सेकेंड थिंग इसके अंदर ये देखी जाएगी कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी थी। अब अर्निंग कैपेसिटी में आपको बताना होगा कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता था या नहीं करता था। अगर प्राइवेट जॉब कर रहा था तो उसकी अर्निंग कितनी थी पर मंथ की। इसके अलावा आपको बताना होगा कि उसके पास में और कौन कौन सी स्किल थी जिसके कारण वो प्राइवेट जॉब के अलावा भी ये काम और करता था, तो उससे उसकी अर्निंग थी। तो इसलिए आपको अर्निंग कैपेसिटी उसकी बतानी होगी, और अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर ही कोर्ट ये तय करेगी कि उसके जो फैमिली मेम्बर हैं या फिर उस पर्सन को अगर इंजरी हुई है तो उसे कितना क्लेम दिया जाएगा। और थर्ड आपको ये बताना होगा कि उस पर्सन की लायबिलिटी क्या क्या थी। अब लायबिलिटी के अंदर आप ये बताएंगे कि वो पर्सन मैरिड था या फिर नहीं था। अगर अनमेरिड था तो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। सेकंड, अगर वो मैरिड था तो उसके बच्चे भी थे, तो बच्चों की जिम्मेदारी और वाइफ की जिम्मेदारी उस पर्सन के ऊपर थी। तो ऐसे में अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी वाइफ है, और अगर उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर है तो वो पेरेंट्स, तो उन सभी के लिए उसको कंपनसेशन दिया जाएगा उसके परिवार को, ताकि वो अच्छे से गुजारा कर सके। तो ये तीन चीज़ें हैं जो क्लेम किया जाएगा। उसकी एज क्या थी, अर्निंग कैपेसिटी क्या थी उसकी, और उसकी लायबिलिटी क्या क्या थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्लेम का डिमांड करना है, और उसी के आधार पर ही कोर्ट ये क्लेम तय करती है। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि जब भी अगर एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले FIR रजिस्टर करवानी है। FIR में चार्जशीट पेश होते ही आपको क्लेम का केस अलग से फाइल करना होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के और लीगल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके।